हेलो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स को। एक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और दूसरा है कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले समझते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, अभी मान के चलिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये है Q1 और ये है Q0। अगर आपसे पूछा जाए कि इस Q0 पे कितनी फोर्स लगा रहा है Q1, तो सिंपली हमें पता है यहाँ पे कोलम्स लॉ का यूज किया जाएगा, जो होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपली इस तरह से निकाला जाएगा। अब अगर मैं एक और चार्ज ऐड कर दूं Q2, अब मैं आपसे पूछूं कि Q1 पे कितनी फोर्स लग रही है। इसके अलावा एक और चार्ज ऐड कर दूं, एक और चार्ज, बहुत सारे चार्जेस रख दूं इसके आसपास, तो आपसे पूछूं कितनी फोर्स लगा रहा है, ये सारे चार्जेस मिलके इस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, या ऐसा कहें कि इस Q1 पे, ये Q0 पे कितनी फोर्स लग रही है। तो इसका आंसर हमें मिलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें बताता है कि किसी भी एक चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स होती है वो होती है इंडिविजुअल चार्ज कितनी फोर्स लगाएंगे उन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम। जैसे फिर से मैं बताता हूं, जैसे ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है F1, दूसरा चार्ज इस पे लगा रहा है F2, तीसरा चार्ज लगा रहा है F3। तो टोटल फोर्स जो होगी वो किसके इक्वल होगी, F1 प्लस F2 प्लस F3, मतलब इन तीनों का वेक्टर सम होगा। और यहाँ पे शायद कंफ्यूजन होगी कि क्या जब ये अकेला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा था उस टाइम पे तो इतनी फोर्स थी, क्या जब दूसरा चार्ज आएगा तो वो इसकी फोर्स को अफेक्ट करेगा। तो ये हमें बताता है कि इन दोनों, जितनी ये पहले फोर्स लगाता था, जैसे ये पहले इतनी फोर्स लगा रहा था इस पे, जब हम इसको रखेंगे तब भी ये इतनी ही फोर्स लगाएगा। मतलब इन दोनों की फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इनके आसपास चार्जेस हो या ना हो। वो अलग बात है कि जब दूसरा चार्ज आएगा वो तो इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन बात यह है कि इन दोनों की फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी पहले लग रही थी उतनी अभी भी लगेगी। तो इस हिसाब से जो टोटल फोर्स होगी वो कितनी होगी, इसको थोड़ा सा डायग्राम को दोबारा से बनाते हैं। हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं इस तरह से, और हमारे पास मान के चलते हैं एक चार्ज है यहाँ पे जिसपे फोर्स लग रही है Q0। तो ये होगा हमारे पास Q1, उसी तरह से यहाँ ये होगा Q2, Q3 और ये Qn। अब देखिए, Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, और इसी तरह से जितने भी होंगे टोटल चार्जेस Qn है। पहले तो हम इनकी पोजीशन वेक्टर्स को बनाएंगे, जैसे कॉलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म में हमने बनाया था। इसको हम लिखेंगे R1 वेक्टर, ये होगा R2 वेक्टर। इसी तरह से हमें समझना है कि Q3 चार्ज के लिए R3 होगा, Q4 के लिए R4 और Qn के लिए यहां पे Rn वेक्टर। ये आ गया हमारे पास। अब हम यहां पे ले लेते हैं कि Q1 की वजह से जो Q0 पे फोर्स लग रही है उसे हम नाम रखेंगे F01, मतलब F चार्ज Q0 पे लग रही है 1 की वजह से, तो F01 लिखा हमने। उसी तरह से Q2 की वजह से उसे F02 लिखेंगे। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स लगेगी इस Q चार्ज पे वो कितनी होगी, सॉरी Q0 पे, वो होगी F0, उसको F0 लिखेंगे टोटल फोर्स को, वो होगी F01 प्लस F02, और सब का सम, जितनी भी F0n फोर्सेस हैं उन सब का वेक्टर सम होगा हमारे पास टोटल फोर्स जो लगेगी Q0 पे। फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि इनकी F1 और F2 जो है, जैसे ये है F01, ये जितनी पहले लग रही थी, जैसे दो चार्जेस आपने रख दिए, उनके आसपास तीसरा कोई चार्ज नहीं है, जितनी वो फोर्स पहले लगाते थे, जैसे कोलम्स लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं, इनके आसपास अगर और चार्जेस आ जाते हैं, ये दोनों आपस में उतनी ही फोर्स लगाएंगे उस टाइम पे भी जब इनके आसपास चार्जेस होंगे। मतलब कि बाकी चार्जेस से इस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बाकी भी उसी तरह से लगाएंगे जैसे पहले लगाते थे इंडिविजुअली। अगर वो सिर्फ वही दो चार्जेस होते तो सबका सम जो है हमारे पास इसके इक्वल आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे पूरा डिराइव कर देते हैं इक्वेशन को। हमारे पास क्या बनता है, रिजल्ट इक्वेशन के रिजल्ट क्या निकल के आता है। अब देखो, हमें पता है, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कोलम्स लॉ में, यहाँ पे हम जो कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है उसी को एक्सटेंड करना है। यहाँ पे मैं फिलहाल दो चार्ज ले लेता हूं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये है हमारे पास Q0, ये है Q1, ये है Q0,
इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो इसके लिए हम आर नॉट वेक्टर लगा देते हैं और इसके लिए R1 वेक्टर। अब हमारे पास क्या होगा, यहां से यहां तक हम ज्वाइन करेंगे तो इसको लिखेंगे R10 वेक्टर, यहां से यहां तक R10। तो R10 अगर आप देखेंगे ट्राइंगुलर लॉ के हिसाब से यहाँ पे बनता है R0 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R10 वेक्टर। तो यहां से हमने ये निकालना है, R10 वेक्टर होगा हमारे पास R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हमें याद रखना है यहां से। तो अब इसी को R01 वेक्टर जो है इसी की डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर भी होगा R01 यूनिट वेक्टर। तो अब देखिए ये जो F01 फोर्स है वो कितनी होगी हमारे पास, F01 मतलब 1 की वजह से 0 पे जो फोर्स लग रही है, फॉर्मूला वही है 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए Q1 और Q0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा है 10। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको सिंपली R10 लिखेंगे मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास R01 वेक्टर है, इसको लिखा जा R10 वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है R10 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय R10 यूनिट वेक्टर। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यहां पे मैं लिखूंगा R10 का स्क्वायर इनटू, और यहां पे डायरेक्शन होगी R10 यूनिट वेक्टर। ये आ गई हमारे पास F1 फोर्स, ये F1 की वजह से फोर्स। अब उसी तरह से F2 की वजह से F2 कितनी फोर्स लगाएगा, F02, ये Q2 कितनी फोर्स लगाएगा इस पे, उसको हमने F02 लिखा। तो ये बना 1/4πε0, यहाँ पे Q0 आ जाएगा, दो चार्जेस हैं Q0 और दूसरी साइड यहाँ पे Q2 है, Q2 अपॉन R। अब देखिए Q2 और Q0 के बीच में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा 20। यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 लिखा है तो 2, हाँ ठीक है 20 आ जाएगा। जैसे अभी हमने 1 से 0 तक लिखा 10, तो अगर 2 होगा यहाँ पे तो ये 20 बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे 20 का स्क्वायर R20 यूनिट वेक्टर। अब यहां से हम समझ सकते हैं 03 के लिए क्या आएगा, 04 के लिए और 0n तक क्या आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहां से मिटा देते हैं, ये बनेगा हमारे पास, हम डायरेक्टली अब n के लिए लिखेंगे F0n। तो वो क्या बनेगा, ये तो सेम ही रहेगा 1/4πε0। Q0 तो सब में सेम रहेगा, इसमें भी है इसमें भी है। यहाँ पे आ जाएगा nth चार्ज के लिए है तो Qn, जैसे यहाँ पे फर्स्ट चार्ज के लिए था तो 1 था, सेकंड के लिए था तो 2 था, यहाँ पे Qn डिवाइडेड बाई नीचे था 2, यहाँ पे भी 2। तो मैं लिखूंगा R nth चार्ज के लिए है N0 लिखेंगे स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा RN0 यूनिट वेक्टर। ये आ गया हमारे पास n चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रही है, n चार्जेस अलग अलग फोर्सेस लगा रहे हैं इतनी इस पे। अब जो टोटल फोर्स होगी वो इन सारे फोर्सेस का सम होगा, उसे अब हम लिखते हैं। तो देखिए इसको हम पहले मिटा लेते हैं यहां से, सिर्फ हमने इस रिजल्ट को रखना है यहां पे। अब हमारे पास क्या बना यहां पे, टोटल फोर्स है F0 इज इक्वल टू F10 जो है हमारे पास, हमने क्या एक्सप्रेशन लिखी थी, F0 इज इक्वल टू F01 प्लस F02 अप टू F0n, ये था। तो यहां पे इसमें वैल्यूज डालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0, पहली वाली टर्म है हमारे पास Q01 अपॉन R10 स्क्वायर, और साथ में है हमारे पास R10 यूनिट वेक्टर। उसके बाद दूसरी टर्म को भी लिख देते हैं 4πε0 Q0 Q2 अपॉन R20 स्क्वायर, और साथ में R20 यूनिट वेक्टर। और फिर सीधे लास्ट वाली टर्म लिख देते हैं F1/4πε0 Q0 Qn अपॉन R
n0 स्क्वायर Rn0 यूनिट वेक्टर। यहां पे लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। अब हमारे पास जो ये बनेगा, हमारे पास देखिए यहाँ पे एक चीज की जो ये जो हमारे पास है 1/4 पाई, ये सब में सेम है, इसमें भी है, इसमें भी है, और Q नॉट सब में सेम है। तो मैं कॉमन निकाल सकता हूं इसको। मैं लिख सकता हूं इसको कि F नॉट जो है टोटल फोर्स वो किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q नॉट को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा इसमें, ये Q1 अपॉन R10 स्क्वायर R10 यूनिट वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R20 स्क्वायर R20 यूनिट वेक्टर। और साथ में जब इनके बीच में जितनी वैल्यूज आ रही हैं 3, 4, 5 लास्ट की लिखेंगे n वाली, तो इसमें भी हमारे पास Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर Rn0 यूनिट वेक्टर आ गया। अब देखिए इस सारे को हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है हमारे पास Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं लिख सकता हूं समेशन QI अपॉन RI0 स्क्वायर RI0 यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर हम इसको यहां पे मैंने लिखा I की वैल्यू 1 से n तक है। देखिए जब मैं I की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे भी 1। तो जो वैल्यू वो ऊपर वाली पहली वैल्यू आएगी, समेशन का मतलब सम करो प्लस, फिर I की वैल्यू 2 डाल दो, 2, 2 और 2। इसी तरह से I की वैल्यू 3, उन सबको सम कर दो तो हमारे पास ये ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी। इसी को हमने छोटा करके इस फॉर्म में लिखा, समेशन फॉर्म में लिखा। इसको इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए ये हमारे पास बनती है फाइनल इक्वेशन, जो इस टोटल फोर्स जो है एक चार्ज पे सारे चार्जेस की वजह से वो ये है। इसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखिए कैसे। यहां पे मैं इसको मिटा लेता हूं थोड़ा सा। अब देखिए हमने पहले ही एक रिजल्ट लिखा हुआ था यहाँ पे, जो हमने पहले ही निकाला था, जो हमने लिखा था R10 वेक्टर इज इक्वल टू R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमने लिखा था पहले ही स्टार्टिंग में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं RI0 1 के लिए जैसे ये सही है वैसे ही 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए तो I कोई भी नंबर हो सकता है, उसके लिए होगा R0 माइनस RI वेक्टर। तो यहां पे देखिए इसको मैं लिख सकता हूं F नॉट वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर है समेशन I की वैल्यू 1 से n तक QI अपॉन RI। देखिए RI स्क्वायर, यहां पे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। यहां पे देखिए इसको मैं, ये RI स्क्वायर है, इसको मैं RI क्यूब कर देता हूं, और ऊपर हमारे पास एक RI0 लिखेंगे, साथ में RI0 यूनिट वेक्टर जो कि पहले से ही है। मतलब इसको अगर मैं काटूंगा फिर से उतना ही बनेगा। ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए हमें पता है A वेक्टर होता है A इंटू A यूनिट वेक्टर। तो मतलब अब मैं इसको पूरा वेक्टर लिख सकता हूं, पहले ये खाली यूनिट वेक्टर था। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I1 से n तक QI अपॉन RI क्यूब, ये बनेगा मेरे पास RI0 वेक्टर। अब मैं इस वेक्टर को हटा के ये लिख सकता हूं, इसको RI0 को हटाऊंगा तो यहां पे लगेगा R0 माइनस RI वेक्टर। और इसको भी हटा सकते हैं यहां से, ये है RI0 का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं R0 माइनस RI का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और इसका क्यूब। इसको हटा के मैं लिख सकता हूं R0 माइनस RI का क्यूब, ये मैग्नीट्यूड है इसका, और यह हमारे पास वेक्टर आ गया। तो ये हमारे पास एक फिर से एक दूसरी कंप्लीट इक्वेशन बनती है फोर्स की, जो Q नॉट एक सिंगल चार्ज पे लग रही है बहुत सारे n चार्जेस की वजह से। तो ये था हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके थ्रू हम
किसी भी बहुत सारे चार्जेस की फोर्स एक छोटे से दूसरे चार्ज पे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने देखा। तो अब हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसमें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। और अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जो है हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हम समझते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए, हमने अभी देखा कि कैसे अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, उनकी वजह से दूसरे एक चार्ज पे कैसे फोर्स निकालनी है, फोर्स को कैलकुलेट करना है। अब हम थोड़ा सा उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। देखिए, अगर हमारे पास एक रॉड होगी जिसपे हमें पता है थोड़ा सा रब करने पर बहुत सारे चार्जेस इसके अंदर आ जाएंगे, और हम यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे छोटे से चार्ज के ऊपर इसी रॉड से, तो हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एज्यूम कर लो कि यहाँ पे सिर्फ 1000 चार्जेस जो हैं इसमें आ गए हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी, जैसे हमारे पास वहां पे बना था F1, F2, F3, Fn, तो यहाँ पे 1000 इक्वेशंस, 1000 जो है फोर्सेस की वैल्यूज बनेगी, और 1000 डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट करने होंगे हर एक पॉइंट चार्ज से जो अंदर है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उससे यहाँ तक, दूसरे इलेक्ट्रॉन से इस चार्ज तक, तीसरे, और जितने भी 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमारे लिए बहुत लगभग इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हर बार हम माइक्रोस्कोप का यूज करके तो नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम चीजों को सिंपल तरीके से कैलकुलेट करें। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं इसमें। पहले समझते हैं, हमारे पास एक 2-3 टर्म्स हैं, उनको समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसी फॉर्मूला को कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे। देखिए, हमारे पास अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने देखा कि जो भी मटेरियल होता है उसमें जैसे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, बीच में कुछ गैप होगा। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, अगर आप बहुत जूम करके इसको देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा चार्ज बिल्कुल फैला हुआ है इस पे। जैसे पानी जो है, अगर आप पानी नीचे डालेंगे तो वो बिल्कुल फैला होता है, उसमें गैप नहीं दिखता है हमें जब हम ऊपर से देखते हैं। या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, अभी हमारे पास ये बोर्ड है, इसमें हमें बाहर से कोई गैप नहीं दिखता है, हाथ लगा के भी हमें बिल्कुल स्मूथ दिखता है, तो ये इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस है। और अगर हम किसी भी दूसरी चीज, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ये भी हमें स्मूथ दिखता है, लेकिन अगर हम इसी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे एटम्स के बीच में कुछ गैप है, और जो है बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं है, दूर दूर एटम्स हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें ये बिल्कुल स्मूथ दिखता है। तो अब हम कंसीडर करेंगे हमारे पास ये बिल्कुल जो चार्जेस जो है वो बिल्कुल फैले हुए हैं, जैसे पानी फैला होता है, स्मूथ फैले हुए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को कंसीडर करेंगे। पहली होगी हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी तो आपने सुना होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक आपके पास कोई लिक्विड है, वो उसकी डेंसिटी जो है वो, या हम कहेंगे वो डेंस है, मतलब वो घना है, उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं छोटा सा वॉल्यूम ले लूं तो एक उस वॉल्यूम में वो लिक्विड बहुत सारा आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक बर्तन है 1 लीटर का, उसके अंदर अगर मैं वाटर डाल दूं तो नियरली 1 kg आ जाएगा। वहीं अगर उसमें मैं कुछ और डाल दूं, जैसे रेत डाल दूं, तो वो 1 kg से ज्यादा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो कम वॉल्यूम में ज्यादा भरी जा सकती है, वो ज्यादा डेंस है। उसी तरह से यहाँ पे हम डेंसिटी की बात करेंगे चार्ज की, कि छोटे से एरिया या छोटी सी लेंथ या छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज आ रहा है। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे रॉड की। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लीनियर मतलब स्ट्रेट, एक ही डायरेक्शन में जो चीज होती है, लाइन की तरह। तो इसमें चार्ज फैला हुआ है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि यूनिट लेंथ के अंदर कितना सा चार्ज है, उसको कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे यहाँ पे मैं यूनिट लेंथ लूं, यहां से यहां तक, इसके अंदर जितना चार्ज होगा उसको कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे हम उसे? हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ लेंगे डेल्टा एल, और इस डेल्टा एल के अंदर हो सकता है छोटा सा ही चार्ज होगा, कम, उसको लिखेंगे डेल्टा क्यू। तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी उसको लैम्डा से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बनेगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। ये हो गई हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज की वैल्यू निकालनी है
और लेंथ की, जितनी लेंथ है उसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है वो है, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमारे पास निकलेगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। दूसरी टर्म है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या है, हमारे पास एक कोई भी एक मानो एक पेपर है, पेज, जैसे ये बोर्ड है प्लेन, उसी तरह का पेपर है, इसमें चार्ज जो है वो भरा हुआ है पूरे पेपर के ऊपर। अब हम वहां पे बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, उसे कहा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम छोटा सा एरिया लेंगे डेल्टा ए, और इसके अंदर कितना सा चार्ज होगा डेल्टा क्यू मान लेते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, सिग्मा से लिखा जाता है इसे, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा ए। ये हो गई हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरी टर्म है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहां पे देखिए हमारे पास एक बॉक्स है 3 डायमेंशनल, जैसे हमारे पास ये है 3 डायमेंशनल, इसमें चार्ज अगर फैला होगा अंदर से बाहर की तरफ पूरे इस बॉक्स के अंदर, तो हम यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, मान ले डेल वी है वो, और इसके अंदर जो चार्ज है वो है डेल्टा क्यू। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को ऐसे लिखा जाता है रो, उसे लिखा जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। मतलब ये कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज आएगा, जैसे हम मास डेंसिटी की बात करते हैं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास आएगा, वैसे ही यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज आएगा उसको कहा जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा यूज करेंगे, इनकी जो डेरिवेशन है उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहले हम लेते हैं एक रॉड, रॉड की वजह से फोर्स का कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास रॉड है और यहाँ पे पॉइंट है जिसपे हमने, या एक चार्ज है क्यू नॉट जिसपे हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है, और इसमें कुछ चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम एक छोटा सा सेक्शन लेंगे, छोटा सा सेक्शन, इसकी वजह से देखेंगे कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, और इस सेक्शन का नाम देंगे आइथ सेक्शन। जैसे हमारे पास रॉड है, इसको बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ेंगे। अब ये ऐसा नहीं होगा कि पार्ट्स कर देंगे, तोड़ के करेंगे, सिर्फ लाइंस के थ्रू कि इतना सा एक सेक्शन होगा, इसके बाद ये इक्वल सेक्शंस में जब हम तोड़ेंगे तो हमारे पास एक सेक्शन बनेगा ये, या 20th हो सकता है 30th, तो इसको हम आई नाम देंगे, आइथ सेक्शन होगा। तो यहां से यहां तक हम लिख सकते हैं, जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको, या डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसे लिखेंगे, या डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में उसे लिखेंगे RI0, RI0 वेक्टर। तो अब देखिए RI0 आ गया हमारे पास, यहां पे हम अब इसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। आप कहेंगे कि हमने इसको क्यों छोटे से इसमें तोड़ दिया, सीधा क्यों नहीं रॉड पे कोलम्स लॉ लगा दिया, तो हमें एक ही डिस्टेंस निकालना होता। लेकिन होता क्या है कि जो कोलम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, पॉइंट बहुत छोटा होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्टली लगाएंगे तो कोलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी लेंथ ली हमने यहाँ पे डेल्टा एल, और इसको बहुत छोटा लिया ताकि ये लगभग जीरो को अप्रोच, ये साइज जो जितना पॉइंट होता है उसको लगभग अप्रोच करे, तो हम यहाँ पे कोलम्स लॉ लगा सकते हैं। और दूसरी बात हम इस मानेंगे, ये जो रॉड है इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा के इक्वल। अब देखिए हमने यहाँ इसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगी, इसको लिखूंगा मैं FI0 लिखेंगे इसे, या 0I, जीरो पे जो फोर्स लग रही है I की वजह से, वो होगी हमारे पास 1 बाई, यहां पे हम अभी खाली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, या हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। तो ये चार्ज हो गया। अब ये कितना होगा, हमें पता है कि लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, और लेंथ हम डेल्टा एल की बात कर रहे हैं। तो अगर लैम्डा जो है वो यूनिट लेंथ के अंदर चार्ज है, तो एल लेंथ के अंदर कितना चार्ज होगा, जैसे हमारे पास यूनिट लेंथ के अंदर चार्ज 2 है, तो 10, मतलब 1 मीटर लेंथ के अंदर 2 कोलम चार्ज है, 10 के अंदर कितना होगा
सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही अगर लैम्डा जो है वो यूनिट लेंथ के अंदर चार्ज है तो डेल्टा एल के अंदर कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो हमारे पास ये होगा छोटा सा चार्ज जो इस छोटी सी सेक्शन के अंदर होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय आर आई जीरो स्क्वायर, और सामने आर आई जीरो यूनिट वेक्टर। अब देखिए बहुत सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे, तो हम क्या करेंगे, इनका समेशन करेंगे जैसे हमने पीछे देखा। तो मैं लिख सकता हूं इसको F01 इज इक्वल टू, जैसे हमने पीछे किया वही करेंगे हम यहाँ पे, Q0 को बाहर निकाल के समेशन डेल्टा एल अपॉन आर आई जीरो स्क्वायर आर आई जीरो यूनिट वेक्टर। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, हमने यहाँ पे लिखा आई से एन तक। अब अगर मैं डेल्टा एल को बहुत छोटा कर दूं, मतलब जीरो को अप्रोच कर दूं बहुत छोटा, तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये सेक्शंस जो है ये बढ़ते चले जाएंगे। कितने सेक्शंस बनेंगे, जैसे पहले अगर 1000 सेक्शन थे, फिर मैंने और छोटा कर दिया तो 2000 होंगे, और छोटा करूंगा तो 3000 बनेंगे। तो ये सेक्शन जो है, जब मैं इसको जीरो को अप्रोच करूंगा, जो नंबर ऑफ सेक्शंस आई जो है वो नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे, सॉरी एन जो है वो नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे। जैसे एन लास्ट था 1000 पहले, अब हो गया 2000, तो एन जो है वो लगभग इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। समेशन को हटा के मैं लिखूंगा जो टोटल फोर्स, यहाँ पे लिखा जाएगा ऐसे, ये सिंगल के लिए था, ये टोटल फोर्स है, हमने सम कर दिया सारों को। तो टोटल फोर्स जो बनेगी वो होगी Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, और ये डेल्टा एल जो है इसको और छोटा लिखा जाता है DL, लेमडा DL अपॉन आर आई नहीं लिखा जाएगा, खाली आर लिखा जाएगा उस टाइम पे, और आर यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास बनती है फोर्स। हमने थोड़ा सा चेंजेस क्या किया, हमने माना चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस फैला हुआ है, तभी जाके हमने क्या किया, सेक्शंस को बहुत छोटा किया। जैसे देखिए अगर पहले चार्ज हमने कहा कि यहाँ पे है, तो उस हिसाब से तो फोर्स इन दो चार्जेस की वजह से लगनी थी, बीच में कुछ नहीं था। लेकिन अभी हमने कहा चार्ज बिल्कुल ऐसा फैला हुआ है, फिर हमने सेक्शंस को बहुत छोटा किया, यहाँ पे भी चार्ज है, इसके नेक्स्ट वाले में भी है, इस हर सेक्शन में चार्ज है। तो उस चार्ज की वजह से हमने फोर्स कैलकुलेट की, फिर हमने यूज किया इंटीग्रेशन। ये कंटिन्यूअस माना हमने, फिर हमने किया इंटीग्रेशन को यूज, तो हमारे पास ये आ गया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे लाइन लेंथ के लिए, लीनियर के लिए देखा, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अभी रॉड की, सॉरी एक शीट ऑफ पेपर, एक शीट है, उस पे चेंजेस क्या होंगे थोड़े से, सिर्फ यहां पे हम छोटा सा एरिया लेंगे डेल्टा ए, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा ए रहेगा, और इसकी जो है जो भी ये शीट है इसकी चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा। तो यहां पे जो चार्ज निकाला जाएगा, देखिए पहले वाले में हमने लैम्डा इंटू दिस कर दिया, यहां पे अगर सिग्मा जो है वो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज है यूनिट एरिया के अंदर, तो डेल्टा ए के अंदर कितना चार्ज होगा उसे लिखा जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा ए। तो चेंजेस क्या होंगे इक्वेशन में, यहां पे मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं, इसके लिए अलग से इक्वेशन, इसको मैं मिटा देता हूं, और हमारे पास जो फोर्स बनेगी उस टाइम पे, इसको मैं ले लेता हूं यहाँ पे, ये इसका आर आई यूनिट वेक्टर होगा। तो उस टाइम पे जो फोर्स होगी किसके लिए, एक शीट ऑफ चार्ज के लिए, हमारे पास बनेगा उसी तरह से Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं ये। तो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा रिप्लेस होगा, ये लैम्डा जो है इसकी जगह सिग्मा लिखेंगे, और DL की जगह DA आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। ऐसे ही वॉल्यूम के लिए भी सिर्फ चेंज क्या होगा, सिग्मा की जगह आ जाएगा लैम्डा, सॉरी सिग्मा की जगह आ जाएगा रो को आप लिखेंगे यहाँ पे। तो आपकी जो इक्वेशन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये आ गया सरफेस चार्ज के लिए फोर्स, इसको मैं लिख सकता हूं ये आ गया हमारे पास लाइन चार्ज के लिए, और वॉल्यूम चार्ज के लिए FV लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन, यहां पे आ जाएगा हमारे पास रो, DA की जगह V आ जाएगा, वहां पे हम बात करेंगे। देखिए कैसे हमने अभी देखा, हमने यहां पे देखा क्या कि जो जब वॉल्यूम की बात करी जाए
ये है डेल्टा वी, इसके अंदर चार्ज होगा डेल्टा क्यू। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, डेल्टा क्यू लिखा जा सकता है हमारे पास डेल्टा वी इंटू रो। रो जो है यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमारे पास जो चार्ज है वो रो है, तो डेल्टा वी के अंदर मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। तो इसकी जगह जैसे हमने यहाँ पे देखा डेल्टा वी इंटू रो, हमने यहाँ पे डेल्टा लैम्डा और डेल्टा एल लिखा था, वैसे ही यहाँ पे रो और डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। किसके लिए? जब हम बात करेंगे एक रिजिड, एक 3 डायमेंशनल बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है, उसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही है। तो हमने देखा, हमने जो समेशन है इसको हटा के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। वो तब पॉसिबल हुआ जब हमने माना कि चार्ज जो है वो फैला हुआ है। अब हमारे पास इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी होगा एज कंपेयर टू इस समेशन को, क्योंकि समेशन में यहाँ पे R10, R20, R30 ये हमारे पास बहुत सारे नंबर्स बनते, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन का मेथड यूज कर रहे हैं। अगर हमें रो अगर हमें आर स्क्वायर एक फंक्शन की फॉर्म में मिलता है, अगर हमें ये रो जो है, ये जो रो है, अगर ये फंक्शन ऑफ आर होती है तो इसकी वैल्यू भी हम मतलब इसका फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा इसमें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।